कहते हैं कि जब मामला अपने और सिस्टम के हाथ से निकल जाए तो कहीं ना कहीं वो न्यायालय के हाथ में जाना चाहिए। और इसी सोच के साथ कई लोग न्यायालय के शरण में बिहार एसटीईटी के मुद्दे को लेकर के सड़क से संसद होते हुए अब न्यायालय के द्वार में पहुंच चुके हैं। और उनमें से 12481 CWJC/2021 इसकी सुनवाई को लेकर के बातें, लिस्टिंग को लेकर के बातें पूर्व में निकल करके आई हैं, उन पे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मेरिट और नॉट मेरिट दोनों कैंडिडेटों को मैंने यहाँ पर लिखा है। आज की डेट में ये दोनों कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाई हैं। तो क्वालिफाई को लेकर के, उनके हितों को लेकर के जो मुद्दा लगातार उठाया जाता है, उनमें यह केस क्या प्रभाव डालेगा या नहीं डालेगा। साथ ही साथ मैंने इसके ड्राफ्टिंग से भी आपको रूबरू करवा दिया है। आप लोग पूर्व के वीडियो में जाकर के देख लेंगे और उसके ड्राफ्टिंग में क्या कुछ बातें थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 414 ज्ञापांक संख्या जो है उसको रद्द करवाने को लेकर के, जो 26/6/2021 का लेटर जो है उसको रद्द करवाने को लेकर के यह बातें की गई हैं। तो क्या 414 जो 26/6/2021 का लेटर है उसमें क्या मजबूती है, मैंने पहले भी आपको बताया है और इसमें भी बताऊंगा। और विज्ञप्ति की जो बातें कही जाती हैं लगातार, मैंने कई बार, आप जा कर के देखेंगे कि पूर्व के वीडियो में मैंने नोटिफिकेशन को ही फोकस करके कई वीडियो बना रखा है। और अब कहीं ना कहीं वो सारी बातें जो मैंने बताई हैं वो अन्य लोगों तक भी पहुंचा। और अच्छी बात है कि लोग अब उन सभी मुद्दों को लेकर के जो है वो घेरने का सरकार को और कई अन्य महानुभावों को भी घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और अच्छी बात है, जितने ज़्यादा इन सभी चीज़ों से लोग अवगत हों, जागरूक हों, वो बहुत बेहतर है। सभी मुद्दों पे हम लोग जो है वो बात करेंगे। और एक महत्वपूर्ण मुद्दा आरटीआई को लेकर के बात करेंगे। कल से जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक हवा बना दिया गया है आरटीआई का, कि ये आरटीआई का जवाब आया है और इसके माध्यम से ये सारी बातें निकल करके आ रही हैं। जबकि वास्तविकता क्या है, कई लोगों ने मुझसे भी कहा कि आरटीआई को लेकर के वीडियो बनाइए। समय अभाव के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन वास्तविकता जो है उस आरटीआई में आप देखेंगे, आरटीआई के जवाब में कुछ भी नया नहीं है। आपने जो 69,000 का जो आपने वहाँ फिगर देखा है वो फिगर भी पहले से है। आपने जो मेरे परीक्षा फल में गड़बड़ी की बातें जो हैं वो ऑलरेडी बिहार विधानसभा का जब सत्र चल रहा था 26 जून से, जब संदीप सौरभ विधायक जी थे उनके माध्यम से यह प्रश्न पूछा गया था, उसके जवाब में विधानसभा में जब सरकार ने यही दे रखा है, तो क्या लगता है कि आरटीआई के माध्यम से दूसरा जवाब आएगा? थोड़े ना, सेम जवाब है। इसमें कहीं भी कोई नई बात नहीं है। इसलिए कई लोग, अब एक बात और, बीएसईबी के माध्यम से वो जवाब दिया गया, तो आप बताइए बीएसईबी एग्जामिनेशन लेने वाली संस्था खुद है, क्या वो इस बात को एक्सेप्ट करके बताएगी क्या कि परीक्षा फल में गड़बड़ी उसके माध्यम से हुआ है? ये तो अब ऐसे सोचने वाली बातें, कहीं से ऐसी कोई भी बातें नई निकल करके उसमें नहीं है जिससे कि कोई ऐसा अनहोनी हो जाए जो कि बहुत बड़ा बात निकल करके आ गया है। इसलिए उसको लेकर के कहीं से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी क्वालिफाई कैंडिडेट को, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम चलते हैं कि अब जो केस को लेकर के कि जो 12481 है, आपको पता है कि पिछले दिनों ये केस लिस्टेड को लेकर के खबरें थीं, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में ये केस लिस्टिंग में आ सकता है, इसकी सुनवाई की संभावनाएं बन रही हैं। और इसमें जैसे ही ये केस लिस्टेड की बातें आई, और उसमें एक बहुत बड़ा मोड़ तब आता है जब इस केस में इंटरवेन कर दिया जाता है। और इंटरवेन भी किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है वो आप देख लीजिए। सुजीत कुमार एंड अदर्स के माध्यम से 25 अगस्त 2021 को, आप यहाँ देखिए, एडवोकेट आप आशीष गिरी के नाम से लगभग सभी लोग परिचित होंगे, वाईवी गिरी के सुपुत्र हैं। और इसी आशीष गिरी के माध्यम से इसमें इंटरवेन किया गया है। और आइए भी इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन भी जो है वो फाइल की गई है 25 अगस्त 2021 को। ये देख सकते हैं, स्टेटस इसका अभी पेंडिंग दिखा रहा है। इसके पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट में जा करके आप इसको खुद से चेक कर सकते हैं कि आइए भी इसमें फ़ाइल किया गया है, ताकि जल्द से जल्द जो है वो सुनवाई की संभावनाएं बन सकें। यानी कि कहीं ना कहीं 12481 जो केस महत्वपूर्ण केस था, उसमें मुख्य बातें मैंने आपको बता दी थी कि 2 जो कंडिका थी उसको लेकर के 26 के लेटर को लेकर के 26 के लेटर को रद्द करने को लेकर के बातें थीं। कंडिका 2 का हवाला था, लेकिन मैंने लगातार आवाज़ उठाई है कि कंडिका 2 में यह भी वर्णित है। पूर्व के वीडियो आप जाकर के 1 महीने पहले की वीडियो को देखेंगे, जो नोटिफिकेशन पार्ट 1 था, उसमें मैंने उस दिन 2 और 12 दोनों को विश्लेषित किया था। कंडिका 2 और कंडिका 12 इस केस की ड्राफ्टिंग का मुख्य आधार है। और कंडिका 2 में जो यह वर्णित था कि जो शिक्षा विभाग है कोटिवार और विषयवार पदों का विवरण जब उपलब्ध कराएगा तब मेधा सूची तैयार की जाएगी। और सबसे बड़ा यहीं पर सवालिया निशान है कि शिक्षा विभाग ने कोटिवार और विषयवार पदों का विवरण कब उपलब्ध कराया, और इन पदों का विवरण अगर उपलब्ध कराया तो वो कहाँ है,
और जब अगर वो उसने कोटिवार और विषयवार पदों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया तो फिर बीएसईबी ने कैसे इस सारे मुद्दे को जो है अंजाम दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने लगातार बताया है कि मेरिट बनाने का अधिकार तो बीएसईबी को नहीं है। बीएसईबी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली संस्था थी, फिर भी ये विषयवार और कोटिवार सीटों की जो संख्या विभाग को उपलब्ध कराना था, अभी तो छठे चरण की बात हो रही है, ना बैकलॉग सीटों की संख्या का अनुमान आपको है, ना ही आपने सीटों का रिकैलकुलेशन किया है, ना ही नियोजन इकाइयों ने आपको डाटा भेजा है। अभी तो छठे फेज का डाटा आप देख रहे होंगे अपलोड हो रहा है। तो फिर ये कोटिवार विषयवार सीटों की संख्या आखिर थी कहाँ? और जब ये सीटों की संख्या विभाग के पास अभी नहीं पहुँची तो बीएसईबी के पास कैसे पहुँची? विभाग ने जो डायरेक्टर सेकेंडरी जो गिरिवर दयाल जी का जो लेटर था कि जितनी भी रिक्तियां हैं उसी के अनुरूप रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, उसके अनुरूप आपने ये कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि उसमें कोटिवार और विषयवार कितनी रिक्तियां, किस विषय में किस कोटि के लिए कितने पद जो हैं वो रिक्त हैं? आपने कैसे इस सारी चीज़ों को अनुमान लगा करके मेरिट को तैयार कर लिया? ये सारे सवाल उठते हैं और इनका जवाब जो है अब माननीय हाईकोर्ट के पटल पर देना होगा और उसके बाद ही कोई निर्णय निकल करके आएगा। बाकी तो सारी चीज़ें जो मैंने पूर्व में बताई है, कोई भी जाकर के हमारे पिछले वीडियो में देख लेगा, चाहे जिस प्रकार से मैंने एनसीटीई को लेकर के बातें की हैं, 26 के लेटर किस प्रकार से मजबूत है उसको लेकर बातें की हैं, कैसे दोनों को जो है एक सामंजस्य बैठाया गया है, क्वालिफाई को क्वालिफाई के साथ सामंजस्य बैठाया गया है, उन सभी को लेके मैंने बातें की हैं। मैंने कई विज्ञापन को लेकर के उसके जो उल्लंघन को लेकर के मैंने बातें की हैं कि अगर एनसीटी में आदेश 1 से 8 में अगर पालन होता है तो पूर्व के विज्ञापन जो 1 से 8 के लिए निकाले गए थे, क्या उसका उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ, और जब उसका उल्लंघन जब पॉसिबल हो सकता है तो फिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई। इन सारी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन इसका जवाब अभी किसी के पास भी नहीं है, किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। तो सारे मुद्दों को लेकर के इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो केस की सुनवाई है अब जो है इसमें इंटरवेन भी किया जा चुका है, वो भी बहुत बड़े वकील, पटना के जाने माने वकील वाईवी गिरी और आशीष गिरी के माध्यम से। अब इसमें देखने वाली बात बड़ा दिलचस्प होगा कि विभाग और कोर्ट और 12(4)(8)(1) के माध्यम से जो पिटिशनर के वकील हैं और जो इंटरवेनर के वकील हैं, इनके माध्यम से किस प्रकार से बहस होती है और मामला डायरेक्शन में किस ओर जाता है। लेकिन जो भी होगा वो क्वालिफाई के हितों में होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। इसकी पूरी संभावनाएं हैं कि विभाग और सरकार और माननीय हाई कोर्ट क्वालिफाई के हितों की रक्षा हेतु एक उचित निर्णय देंगे, जिससे कि तमाम क्वालिफाई अभ्यर्थियों को जो है आगे 7th फेज हो या आगे के फेज में हो, हिस्सेदारी का मौका जरूर मिलेगा। इसलिए निराश होने की कोई बातें नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के सवालिया निशान उठा है, उसका जवाब तो पटना हाई कोर्ट में रखना होगा और उसी के आधार पर आगे की प्रक्रियाएं शामिल या आगे की प्रक्रियाएं को जो है और आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे किसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।